कहानी की शुरुआत होती है। एक घने जंगल को दिखाते हुए एक आदमी पागलों की तरह भाग रहा था, इस उम्मीद में कि शायद उसे इस जंगल से भाग निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। लेकिन यह जंगल इतना घना था कि यहां से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था। ये आदमी सूरज को देखते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन अब सूरज भी धीरे धीरे ढल रहा था, मगर इस आदमी ने भागना नहीं छोड़ा। भागते भागते एक पॉइंट आया जहां एक बोर्ड पर लिखा हुआ था पॉइंट ऑफ रिटर्न, यानी वहां से कोई वापस नहीं जा सकता। साथ ही इस बोर्ड पर नंबर 108 भी लिखा हुआ था। ये देखकर वो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। धीरे धीरे अंधेरा और बढ़ने लगा और पूरे जंगल में एक अजीब सा खौफ फैल गया। तभी अचानक एकदम से सारे परिंदे उड़कर वहां से चले जाते हैं। इस आदमी के कई मील के सफर के बाद भी उसे पूरे जंगल में कोई भी एक जंगली जानवर नहीं दिखाई दिया। ना जाने ऐसा क्या था जिससे जंगली जानवर भी डर रहे थे। डर के मारे वो आदमी और भी तेजी से भागने लगा, लेकिन कई घंटों का सफर करने के बाद वो आदमी अचानक एक जगह पर आकर रुक गया और उसके चेहरे पर मायूसी छा गई, क्योंकि उसके सामने वही 108 नंबर वाला साइन बोर्ड था, जिस पर लिखा हुआ था पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अब आदमी को समझ आया कि चाहे मैं जितना भी भागूं, पर इस जंगल से निकल नहीं सकता है। इसलिए अब वो वहां छुपने की जगह ढूंढने लगा, लेकिन वहां उसे छुपने के लिए कोई सेफ जगह नहीं मिली। इसलिए अब वो पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, पर तभी उस पेड़ की टहनी टूट गई, जिससे वो आदमी काफी ऊंचाई से नीचे जमीन पर आ गिरा। पेड़ से गिरने के बाद वो बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था। उसे काफी गहरी चोटें आई, इससे पहले कि वो बेहोश हो जाता था। अचानक जमीन हिलने लगी और अजीब सी घुरने की आवाजें आने लगी। वो आवाजें सुनकर आदमी के गले में सांसें अटक गई। तभी अचानक कोई उसे खींच कर ले गया। खींचने वाला कौन था ये नहीं दिखाया गया, लेकिन हमें उस आदमी की दर्द भरी चीखें सुनाई दी गई। इस इंसिडेंट के 6 दिन बाद हमें शहर में मीना नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जो एक बर्ड शॉप में काम करती है। भी उसका बॉस आता है और मीना को एक गोल्डन पैरेट को शहर से दूर एक जू में डिलीवर करने का ऑर्डर देता है। मीना बॉस की बात को मानते हुए अब उस पैरेट को डिलीवर करने जाती है। मीना गाड़ी में बैठकर अपने मोबाइल में उस पैरेट को डिलीवर करने जाती है, जू का लोकेशन सेट कर लेती है और अपने सफर पर निकल पड़ती है। शहर से बाहर निकलने के बाद वो एक बोर्ड पर बहुत सारे लोगों के मिस फोटोज देखती है, यानी वहां पर कई सारे लोग गायब हो चुके थे। लेकिन मीना उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और आगे बढ़ने लगती है। आगे बढ़ते दौरान मीना शॉर्टकट लेते हुए जंगल के रास्ते से गुजरती है, ताकि वो जल्दी से इस पैरेट को जू तक डिलीवर कर दे। और वो पहुंच गई। जंगल के बीचों बीच ये वही जगह है जहां हम पहले एक आदमी को गायब होते देख चुके हैं। वहां आकर मीना बुरी तरह से फंस चुकी थी। वो अपने मोबाइल पर मैप देखती है, लेकिन वहां मोबाइल के सिग्नल नहीं आ रहे थे और उसके कार का रेडियो भी काम नहीं कर रहा था। मीना अब वहां से वापस निकलने लगी, लेकिन अब उसे वहां से बाहर निकलने का रास्ता समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद मीना की गाड़ी भी खराब हो गई। मीना गाड़ी से बाहर निकलती है और उसे सामने लगा हुआ वही पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाला बोर्ड दिखाई देता है। मीना को कुछ समझ नहीं आता है, इसीलिए वो पैरेट गाड़ी जाम सैदो के पिंजरे को हाथ में लेकर आसपास मदद ढूंढने आगे चली जाती है, लेकिन वहां आसपास किसी भी मदद का नामो निशान तक नहीं था। उसके बाद वो वापस उस जगह पर लौट आती है जहां उसने अपनी गाड़ी खड़ी की थी, लेकिन वहां से उसकी गाड़ी गायब हो चुकी है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हुई। उसे लगा कि शायद वो उस जगह पर नहीं आई है जहां उसकी गाड़ी खड़ी थी, बल्कि ये किसी दूसरी जगह पर आ गई है और उसकी गाड़ी कहीं दूसरी जगह में खड़ी है, क्योंकि इस जंगल का हर 1.1 ही जैसा दिखाई दे रहा था। अब अंधेरा भी गहरा होता जा रहा था। एकदम से पहले की तरह ही सभी परिंदे इन थपेड़ों से उड़ जाते हैं। मीना को अब डर लगने लगा था, क्योंकि जमीन भी जोर जोर से हिल रही थी। मीना को वहां आसपास किसी के होने का एहसास होता। तभी अचानक मीना को दूर किसी का साया नजर आया। मीना भागते हुए उसके पीछे आई और उसे वहां कोई भी नहीं मिला। तभी अचानक मीना को एक बूढ़ी औरत भागते हुए दिखाई दी। मीना भी दौड़कर उसका पीछा करने लगी। वो उससे मदद मांग रही थी, लेकिन वो औरत रुकती नहीं, तेजी से भागती रहती है। एक बार फिर मीना इस बूढ़ी औरत का पीछा करती है। अचानक वो बूढ़ी औरत फिर से गायब हो गई। मीना जब उसे ढूंढते हुए और आगे बढ़ी तो उसे दूर जंगल में एक बड़ा सा कमरा दिखाई दिया। वो बूढ़ी औरत उस कमरे के दरवाजे को खोलकर मीना से कहती है, अगर जिंदा रहना चाहती हो तो जल्दी से अंदर आओ। ये सुनते ही मीना बिना सोचे समझे दौड़ते हुए उस कमरे की तरफ गई। मीना के अंदर आते ही उसने गेट को लॉक कर दिया। मीना देखती है कि यह कोई अजीब सा कमरा है, जिसमें एक बहुत बड़ा सा मिरर लगा हुआ था। उस बूढ़ी औरत के साथ यहाँ 2 और लोग भी थे। मीना घबराकर उन लोगों से पूछती है, ये कौन सी जगह है? इस पर उस बूढ़ी औरत ने जवाब दिया कि इस जगह को हम दी कोब कहते हैं। मेरा नाम है मदलेन। ये लड़की है कियारा और इस लड़के का नाम है डेनियल। बूढ़ी औरत मीना से कहती है कि अभी बातचीत का वक्त नहीं है, तुम जल्दी से हमारे साथ मिरर के सामने खड़ी हो जाओ, क्योंकि कोई हमें देखने आने वाला है।
मीना पूछती है, आखिर हमें कौन बात की हमें है? देखने आ रहा है तो वो बूढ़ी औरत उससे कोई जवाब नहीं देती। एकदम बाहर से अजीब सी आवाजें आने लगी। मीना डर के मारे पूछती है कि ये आवाज किस चीज की है, तो कियारा मीना को बताती है कि इन्हें हम वाउचर्स कहते हैं। वे शीशे के दूसरे ओर से हमें देख रहे हैं, पर हम उन्हें नहीं देख सकते। वे हर रात सूरज ढलने के बाद यहाँ आते हैं और हमें देखते रहते हैं। जब तक सुबह का सूरज नहीं निकल आता तभी शीशे के दूसरी तरफ से शोर आने लगा। मीना पूछती है, ये शोर कैसा है? उस बूढ़ी औरत ने बताया कि वाउचर्स तुम्हारे आने से खुश है, तुम्हें यहाँ देखता है, जाकर तालियां बजा रहे हैं। मीना बुरी तरह से कंफ्यूज थी। वो जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहती थी। मैडलिन जिन्हें वाउचर्स कह रही थी, ना तो अब तक मीना ने उन्हें देखा और ना ही किसी और ने देखा था। रात गुजर जाती है। सुबह होने पर ये लोग उस जगह से बाहर निकल आते हैं। मैडलिन बताती है कि वे वाउचर्स सिर्फ रात में ही बाहर निकलते हैं। दिन के वक्त हम लोग जंगल में आज़ाद घूम सकते हैं। मीना रात भर यही सोच रही थी कि कब सुबह होगी और जल्दी से मैं इस जंगल से बाहर निकल जाऊं। इसीलिए वह फौरन जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लग जाती है। तब मैडलिन बाकी सबको उसे रोकने से मना कर देती है, जैसे कि वह जानती हो कि मीना इस जंगल से बाहर नहीं निकल सकती और वह जरूर वापस आएगी। बस मीना को जाते हुए मैडलिन बताती है कि तुम्हारा यह फैसला अच्छा नहीं है। इस जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। रात होने से पहले हमें इस घर में वापस आना पड़ता है। अगर तुम लेट हो गई तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। मीना किसी की बात नहीं सुनती और अपने पैरेट को लेते हुए तेजी से आगे बढ़ती है। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर उसे वही पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाला साइन दिखाई देता है। उसे देखकर वो घबरा तो गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और सूरज को देखकर सूरज की कर साइन दिखाई देता है। डायरेक्शन में आगे बढ़ती रही पर जंगल से निकलने में कामयाब नहीं हो सकी। आगे चलकर रास्ता ही खत्म हो गया। मीना ने देखा कि वो एक पहाड़ के टॉप पर खड़ी है, जहां से आगे दूर दूर तक जंगल के सिवा कुछ भी नहीं था। इसीलिए वो मायूस होकर नीचे बैठ जाती है। तभी अचानक उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। वो डर गई और जब उसने पीछे बौड़दाई नहीं था, मुड़कर देखा तो वो बूढ़ी औरत मैडले थी। यहाँ मैडलिन उसे हौसला देती है और कहती है कि सिर्फ तुम ही नहीं जिसने यहाँ से निकलने की कोशिश की और हार गई, हम भी तुम्हारी तरह ही हार कर यहाँ रुके हैं। यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। मैडलिन मीना को जंगल की तरफ लेकर जाती है। मैडलिन मीना से कहती है, ये जंगल एक शिकारी है और हम सब उसका शिकार हैं। अगर जिंदा रहना चाहती हो तो हमारे साथ ही रहो। मैडलिन उसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाले काफी सारे साइन बोर्ड दिखाती है, जो कि जंगल के चारों तरफ गोल घेरे में लगे थे और उनके बीच में था। उनका कमरा बताती है कि ये हमारे घर से आधे दिन के फासले पर लगे हैं। अगर इसे आगे गई तो वापस लौटना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कभी भी यह तुम्हें नजर आए तो तुम इन्हें इग्नोर मत करना। मीना पूछती है, ये सब किसने बनाया? तो वो जवाब देती है, ये एक प्रोफेसर ने बनाया, लेकिन अब तक उसे किसी ने देखा नहीं है। अब रात हो जाती है। ये लोग वापस उस घर के अंदर आ जाते हैं। हर रात वाउचर्स उन्हें देखने के लिए आते थे। आज की यारा नामी लड़की उनके सामने डांस करती है और कहती है ये सब उन्हें पसंद है। ऐसा नहीं था कि इन चारों को हर रात वाउचर्स के सामने खड़ा ही रहना पड़ता था। ये लोग जो चाहते वह कर सकते थे, बस ये लोग उनकी तरफ अपनी कमर नहीं कर सकते थे। पर वो लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते थे। रात में तो उन्हें सिर्फ वॉचर्स का मसला था, लेकिन दिन में भी उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। ये लोग जंगल से हर रोज अपना पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ शिकार करके लाते थे, जिससे उनका गुजारा हो जाता। अगले दिन कियारा और मीना दोनों जंगल में शिकार करने जाती है। मीना कियारा से पूछती है कि आखिर ये वाउचर्स चाहते क्या। कियारा बताती है, मुझे भी कुछ खास नहीं पता, लेकिन मैडलाइन कहती है कि ये वाउचर्स हमें देखते हैं, हमें ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन अगर हमने वाउचर्स को देखा तो हम पागल हो जाएंगे, क्योंकि वाउचर्स बहुत ही खूंखार दिखते हैं। कियारा अब उसे गड्ढा दिखाती है और कहती है, ऐसे बहुत से गड्ढे इस जंगल में मौजूद है। दिन के वक्त सारे के सारे वॉचर्स उन गड्ढों में रहते हैं और रात में वो यहाँ से बाहर निकल आते हैं। दिन के वक्त ये लोग इसलिए बाहर नहीं आ सकते क्योंकि सूरज की रोशनी उनकी स्किन जलाती है। कियारा मीना को बताती है कि वो 5 महीने पहले अपने पति के साथ इस जंगल में आई थी और तब से वो दोनों यहाँ फंसे हुए थे। पर आज से 6 दिन पहले मेरा पति जंगल में रास्ता ढूंढने निकला है। मुझे उम्मीद है कि वो जरूर वापस आएगा और हम सबको यहाँ से सेफली ले जाएगा। यहाँ हमें मालूम होता है कि असल में कियारा का हस्बैंड वही आदमी था जिससे हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, जिसे कोई यहाँ से खींच कर ले गया और अब वो मारा जा चुका है। इस तरह से बातें करते हुए ये दोनों कमरे के पास वापस लौट आए। यहाँ मैडलिन ने मीना को 3 रूल्स समझा दी है। जिंदा रहने के लिए सबसे पहला ये कि वो रात के वक्त घर का दरवाजा नहीं खोलेगी। दूसरा, रात में वो आईने की तरफ अपनी कमर नहीं करेगी। और तीसरा ये कि दिन के वक्त वो उन गड्ढों के पास नहीं जाएगी और जितना हो सके गाय रोशनी में रहेंगी। जब तक तुम इन रूल्स के बिबले के बिया के दाय के बियाडी जीपी को फॉलो करोगी तब तक तुम जिंदा रहोगी।
लेकिन मीना को मेडलाइन की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। अब उस रात मीना इन वाउचर्स के बारे में जानना चाहती थी, इसीलिए वो शीशे के साथ कान लगाकर आवाज़ें सुनने की कोशिश करती है। जब उसे कुछ सुनाई नहीं देता तो मीना को मेडलाइन की बताई गई वाउचर्स की बातें फेक लगती है। इसलिए वह रूल्स को तोड़ते हुए अपनी कमर को शीशे की तरफ करके सो जाती है और ऐसा करने पर इन वाउचर्स को गुस्सा चढ़ जाता है। वो लोग जोर जोर से उस शीशे को मारने लग जाते हैं। शोर से मेडलाइन भी उठ जाती है और वह जल्दी से मीना को शीशे की तरफ खड़े रहने को कहती है और तब जाकर वो वाउचर्स का गुस्सा शांत होता है। यानी जब इंसान वाउचर्स को अपनी पीठ दिखाते हैं तो वह उसे खुद की इंसल्ट मानने लगते हैं। ये रात भी गुजर जाती है और अगले दिन मीना डेनियल के साथ शिकार पर निकलती है। वो डेनियल से पूछती है, क्या आज तक तुमने किसी वाउचर को देखा है? जिस पर डेनियल ने जवाब दिया कि मैंने भी आज तक वाउचर्स को नहीं देखा और जो भी वाउचर्स को देखता है वो जिंदा नहीं बच पाता। तब मीना डेनियल को समझाती है कि मुझे लगता है कि ये सब मेडलाइन की बनाई हुई कहानियों है जिसके अंदर वो हमें फंसा रही है। हमें ज़रूर उन गड्ढों को जाकर चेक करना चाहिए, शायद हमें यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता मिल जाए। डेनियल भी यहाँ रहकर बहुत ज़्यादा तंग हो चुका था और वो भी इसी तरह से रास्ता ढूंढकर इस जंगल से भाग निकलना चाहता था। इसलिए वो मीना की बात मान लेता है और वो दोनों गड्ढे के पास पहुंच जाते हैं। अब मीना अपने आप को रस्सी से बांधकर इस घड़े के अंदर उतरती है। रस्सी का दूसरा सिरा डेनियल ने पकड़ा हुआ था ताकि अगर मीना को कुछ भी हो वो जल्दी से मीना को बाहर की तरफ खींच ले। मीना नीचे गड्ढे में पहुंच जाती है जहां उसे बहुत सारा इंसानों का सामान मिलता है। मीना उस सामान को इकट्ठा कर लेती है। ये सारा सामान उन लोगों का था जो जंगल में वॉचर्स के शिकार हो चुके थे। डेनियल रस्सी के सहारे कैमरा, साइकिल और जरूरत का सारा सामान को बाहर ले आता है। मीना अब नीचे इंतजार करती है कि डेनियल कब रस्सी नीचे फेंकेगा और मैं ऊपर चली जाऊंगी। और इससे पहले कि मीना उस गड्ढे से बाहर निकल पाती, उसे गड्ढे के अंदर किसी के आने की हलचल सुनाई देती है। मीना जल्दी से डेनियल को रस्सी नीचे फेंकने की आवाज देने लगती है, लेकिन तभी मीना को पकड़ने के लिए एक वाउचर का हाथ बढ़ने लगता है। पर मीना धूप में खड़ी थी, इसलिए जब उस वाउचर के हाथ पर सूरज की रोशनी पड़ी तो उसका हाथ जलने लगा। इतने में डेनियल ने नीचे मीना के पास रस्सी फेंकी और मीना फौरन जल्दी से बाहर निकल आई। मीना पूरी तरह से डर गई थी। ये लोग उस सारे सामान को लेकर अपने सेफ हाउस में आ गए, जहां मेडलाइन ने उससे पूछा, ये सामान तुम्हें कहां से मिला? ये लोग झूठ बोल देते हैं कि ये सामान उन्हें इस जंगल से मिला। मेडलाइन को इस जंगल में रहते हुए बहुत अरसा गुजर चुका था। जानती थी कि ये सामान उसे जंगल से नहीं बल्कि एक गड्ढे से मिला होगा। वो मीना से पूछती है, बताओ तुमने गड्ढे के अंदर क्या देखा? नो, लेकिन मीना उसे कुछ नहीं बताती। ये लोग बहुत खुश थे कि आज रात ये लोग वॉचर्स को देख पाएंगे, क्योंकि मीना को गड्ढे के अंदर एक कैमरा मिला था। किसी तरह जुगाड़ करके उस कैमरा को टीवी के साथ अटैच कर लेता है ताकि ये लोग भी टीवी पर वाउचर्स को देख पाए। मेडलाइन बार बार उन्हें समझाती है कि ये तुम लोग गलत कर रहे हो, लेकिन ये दोनों उसकी एक बात भी नहीं सुनते। आज रात ये लोग वाउचर्स के इंतजार में बैठे थे ताकि उन्हें वो देख पाए, लेकिन काफ़ी रात होने के बावजूद भी आज कोई वाउचर उन्हें देखने नहीं आया और अब कुछ देर बाद उनके साथ कुछ अजीब सा होने वाला था। ये लोग बातचीत में मसरूफ थे जी, तभी उनका दरवाज़ा खटखटाया जाता है, यानी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उन्होंने जल्दी से टीवी की तरफ देखा तो वहाँ उन्हें इंसानी टांगें दिखाई दे रही थी। बाहर जो कोई भी था वो कियारा के हस्बैंड की आवाज़ में बात कर रहा था और वो जल्दी से दरवाज़ा खोलने को कह रहा था। कियारा को लगा कि ज़रूर उसका हस्बैंड यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ आया है। वो जल्दी से उठकर दरवाज़ा खोलने के लिए आती है, लेकिन मेडलाइन बीच में आकर दरवाज़ा खोलने नहीं देती। वो कहती है कि मैं जानती हूँ बाहर तुम्हारा हस्बैंड नहीं है, क्योंकि मेडलाइन जानती थी कि रात के इस अंधेरे में कोई भी इंसान इस कमरे तक नहीं पहुँच सकता। लेकिन कियारा को मेडलाइन की बातों पर यकीन नहीं होता और वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, जिसके बाद मेडलाइन कियारा से कहती है कि वो तुम्हें फंसा रहा है, तुम उसका इम्तिहान ले लो। तुम उसे कोई ऐसी बात पूछो जिसके बारे में सिर्फ तुम या तुम्हारा हस्बैंड जानता हो। कियारा बाहर खड़े हुए इंसान से एक किताब के बारे में सवाल करती है जिसके बारे में उसे पता होना चाहिए। ये था, लेकिन जब बाहर खड़ा हुआ इंसान कोई जवाब नहीं देता तो ये समझ जाते हैं कि ये वाउचर ही है। ये लोग जब दरवाज़ा नहीं खोलते तो वाउचर उनके बाहर लगाए हुए कैमरा को तोड़ देता है। और यहाँ हमें एक बात पता चलती है कि वाउचर्स इंसान के रूप में भी खुद को बदल सकते हैं। वाउचर्स उनकी इस हरकत पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे। वे बहुत तेज़ी से शीशे को मारने लगे, जिससे शीशे में एक बड़ा क्रक भी आ जाता है। लेकिन यहाँ मेडलाइन समझदारी दिखाते हुए सबको लाइन से शीशे की तरफ खड़ा कर देती है, जिससे वॉचर्स का गुस्सा थोड़ा बहुत ठंडा हो जाता है और वे वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ मीना को बताती है कि हमने गड्ढे में से ये सारा सामान चुराया था।
ये सुनकर मैडलिन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि तुम लोगों ने दूसरा रूल भी तोड़ दिया। अगली सुबह मैडलिन उस गड्ढे से लाया हुआ सारा सामान उठाकर वापस उसी गड्ढे में फेंक देती है, जिससे उन वाउचर्स का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है। मगर अब इन लोगों को जंगल में बहुत ही ज्यादा अजीब चीजें दिखाई देना चालू हो गई थी और उसका सबसे ज्यादा असर डेनियल पर होता है। डेनियल अचानक बात बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग जाता है। दूसरी तरफ कियारा, जिससे पहले उम्मीद थी कि उसका हस्बैंड जिंदा है और वो यहाँ आकर उसे यहाँ से बचा लेगा, लेकिन अब उसे पता चल चुका था कि उसका हस्बैंड अब वापस नहीं आएगा, जिसकी वजह से वह अंदर ही अंदर पूरी तरह से टूट चुकी थी। और वो डिसाइड करती है कि वह वॉचर्स के इन गड्ढों में कूदकर अपनी जान दे देगी, क्योंकि अब उसके पास जीने की कोई वजह नहीं रही। वह ऐसा करने ही वाली होती है कि ये मीना आकर उसे बचा लेती है। इसी बीच हम देखते हैं कि डेनियल मैडलिन की तरफ अजीब तरह से देख रहा होता है और वह गुस्से में आकर मैडलिन को पेड़ के साथ बांध लेता है। डेनियल ने कहा कि अब मैं इस बुढ़िया के कोई रूल्स नहीं मानूंगा, अब यहाँ सिर्फ मेरी बात मानी जाएगी। अब रात होने वाली थी, इसलिए डेनियल कमरे की तरफ भागा और कियारा भी उसके पीछे भागी, लेकिन मीना मैडले के पास आई और उसकी रस्सियां खोलने लगी। दूसरी तरफ डेनियल ने कियारा को लेकर कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और मीना और मैडलिन को बाहर वॉचर्स के लिए छोड़ दिया। मीना और मैडलिन डेनियल से दरवाजा खोलने के लिए गिड़गिड़ाते रहे। डेनियल से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज दरवाजा खोल दो, लेकिन डेनियल ने दरवाजा नहीं खोला। अब बाहर चारों तरफ अंधेरा छा गया और वॉचर्स के आने का टाइम हो गया, इसलिए अब मजबूरन उन्हें अपनी जान पर बचाने के लिए एक घने पेड़ के नीचे रहकर छिपना पड़ा। थोड़ी देर बाद उन्हें वाउचर्स की घूरने की आवाजें आने लगी। इस टाइम मीना और मैडलिन के साथ हमें भी उन वाउचर्स की एक झलक दिखाई जाती है। ये लोग लंबे, पतले और खतरनाक थे। सब अपने अपने गड्ढों से निकलकर इंसानों को देखने के लिए उस सेफ रूम तक पहुंचते हैं। जब ये लोग देखते हैं कि मीना और मैडलाइन वहां नहीं है, तो वो उनको खाने के लिए जंगल में ढूंढने लग जाते हैं। और जब ये वाउचर्स दूर जाते हैं तो मौके का फायदा उठाते हुए ये दोनों फिर से सेफ रूम तक आ जाते हैं और डेनियल से रो रो कर दरवाजा खोलने को कहते हैं। इस बार डेनियल के दिल में रहम जाग जाता है और वह उनके लिए दरवाजा खोल लेता है। अब अंदर जाने के बाद पहले तो मैडलाइन है डेनियल पर गुस्सा करती है और फिर इन सबको शीशे के सामने खड़ा करके वॉचर्स के बारे में कुछ बातें बताती है। मैडलिन ने कहा कि अब तक हम बहुत से रूल्स तोड़ चुके हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस बार वॉचर्स हमें माफ करेंगे। मैं तुम लोगों को वॉचर्स के बारे में कुछ सच्चाई बताना चाहती हूँ। दरअसल मैं जब यहाँ पहली बार आई थी तो मैंने कुछ ऐसा देखा जिससे मेरे होश उड़ गए। मैंने अपना ही एक डुप्लीकेट देखा। असल उसमें वो एक वाउचर था जो मेरा रूप लेने की कोशिश कर रहा था। हालांकि उसकी आंखें और बाल बिल्कुल परफेक्ट नहीं थे। मीना ने पूछा कि आखिर ये वाउचर्स है क्या चीज़, जिस पर मैडलिन ने जवाब दिया कि ये सारे क्रिएचर्स है जो किसी ज़माने में इंसानों के साथ मिलकर रहते थे। पंखों वाले एक जादुई जीव थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ इंसानों को फेरीज की शक्तियां से डर लगने लगा, इसीलिए इंसानों ने फेरीज को खत्म करने का सोचा। इंसानों की तादाद ज्यादा थी, इसीलिए फेरीज इंसानों का मुकाबला नहीं कर पाए। इंसानों ने इन फेरीज को जंगल में एक बहुत बड़े गड्ढे के अंदर कैद कर लिया और उन्हें श्राप से हमेशा हमेशा के लिए इस घड़े में बंद कर दिया। उसके बाद फेरिस कई 100 सालों तक उस गड्ढे में कैद रहे, लेकिन फिर वक्त के साथ उन्होंने जमीन के अंदर खुदाई करके निकलने के रास्ते बना लिए। आज वही फेरिस वाउचर्स के रूप में गड्ढों से निकलकर हमारे सामने आते हैं। हालांकि कई 100 सालों तक जमीन के अंदर रहने की वजह से उन्होंने अपने पंख और जादुई शक्तियां खो दी और साथ ही उन्हें सूरज की रोशनी से तकलीफ होने लगी, लेकिन अभी उनमें रूप बदलने की शक्ति है। इस पर डेनियल ने मैडलिन से पूछा कि ये वाउचर्स हमसे क्या चाहते हैं और ये हर रात हमें देखते क्यों हैं। जिस पर मैडलिन ने बताया कि ये वाउचर्स एक बार फिर से जंगल से निकलकर इंसानों के बीच रहना चाहते हैं, लेकिन अपने असली रूप में ये इंसानों के बीच नहीं रह सकते। इसीलिए उन्होंने हमें यहाँ रखा हुआ है ताकि हमें देखकर हमारा रूप ले सकें और हमसे आज के द्वार के तौर तरीके सीखकर इंसानों के बीच रह सकें। मैडलाइन ये सब बातें बता ही रही थी कि अचानक सभी वाउचर्स वापस लौट आए और जब वाउचर्स को पता चलता है कि मैडलाइन और मीना वापस अपने कमरे में आ गए हैं तो वो सब गुस्से से भड़क उठे और दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगे। इन चारों ने टेबल को खींचकर दरवाजे के सामने रख दिया ताकि दरवाजा वाउचर्स तोड़ ना सके, लेकिन वाउचर्स की ताकत काफी ज्यादा थी और इन चारों को पता चल चुका था कि जल्द ही वाउचर्स अंदर आ जाएंगे और उन्हें मौत अपनी आंखों के सामने दिखाई दे रही थी। तभी उन्होंने देखा कि टेबल को दरवाजे तक ले जाने की वजह से कारपेट पलट गई है। जब उन्होंने कारपेट हटाया तो उन्हें नीचे एक बड़ा लोहे का गेट नजर आया। उन्होंने जल्दी से गेट खोला तो उन्हें पता लगा कि नीचे एक बहुत बड़ा बंकर है। ये लोग जल्दी से उस बंकर के अंदर घुस गए और ऊपर से लोहे का गेट बंद कर दिया। ये लोग इस बात को लेकर परेशान थे कि ये बंकर यहाँ पर मौजूद था और इन लोगों को पता भी नहीं चला। इस बंकर के नीचे बहुत फैसिलिटीज थी, हजारों दिन का खाना, एक कंप्यूटर और भी बहुत सारा जरूरत का सामान रखा था।
मीना जानना चाहती थी कि आखिर ये जगह किसने बनाई, इसीलिए वो उस कंप्यूटर को ऑन कर लेती है। उस कंप्यूटर में बहुत सारा डेटा सेफ था, जिसे खोलने पर उन्हें पता चलता है कि ये सारी जगह प्रोफेसर मार्टिन ने बनाई थी। असल में प्रोफेसर को इन क्रीचर्स के बारे में पता था। वो इन वाउचर्स पर रिसर्च करना चाहता था, इसीलिए उसने ये बंकर बनाया था। पैसों का लालच देकर वो दूसरे इंसानों को काम के लिए यहाँ लेकर आता था और रात के वक्त मजदूरों को ऊपर कमरे में छोड़कर खुद यहाँ आकर चुप जाता था और वो वाउचर्स फिर उन इंसानों को खा जाया करते थे। अगली वीडियो में डॉक्टर मार्टिन बताते हैं कि उनकी रिसर्च के दौरान उन्हें एक सबसे अलग फेरी मिली जो रोशनी में भी उन गड्ढों से बाहर आ सकती थी। डॉक्टर बताता है कि उस वाउचर ने एक बच्ची का बिल्कुल परफेक्ट रूप ले लिया था जिसे कोई पहचान नहीं सकता था। वो बहुत अच्छी थी, उसने डॉक्टर मार्टिन को मारा नहीं। डॉक्टर मार्टिन उसे यहाँ ले आया। तभी प्रोफेसर ने कैमरा को दूसरी तरफ, तब उन्होंने देखा कि प्रोफेसर ने उस छोटी सी बच्ची के रूप में आए वो क्रिएचर को पिंजरे में कैद कर लिया है। पता नहीं डॉक्टर उसके साथ कौन सा डॉक्टर को मार्टिन को मारा नहीं, एक्सपेरिमेंट करने वाला था और हर वीडियो में कुछ ना कुछ बताया हुआ था। मीना बस ये जानना चाहती थी कि आखिर में क्या हुआ, इसीलिए वो सबसे आखिरी वीडियो प्ले करती है जिसमें वह देखती है कि प्रोफेसर खुद को और उस फेरी को मारने वाले हैं। मरने से पहले वह इस जंगल में फंसे हुए लोगों के लिए यहाँ से निकलने का रास्ता बता देता है और कहता है कि शाम में जिस डायरेक्शन में परिंदे भागते हैं उस डायरेक्शन में भागने से वे लोग इस जंगल से निकल सकते हैं। उसने इस रिकॉर्डिंग मैसेज में कहा था कि अगर कोई इस जंगल से निकलने में कामयाब हो गया तो यूनिवर्सिटी में जाकर मेरी सारी रिसर्च तबाह कर देना। मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। उसके बाद प्रोफेसर ऊपर चले गए और फिर 2 गोलियों की आवाज़ आई जिससे उन्हें समझ आया कि प्रोफेसर ने पहले उस फेरी को मारा और फिर खुद को गोली मार दी। आज रात ये चारों बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें इस जंगल से जान छुड़ाने का रास्ता मिल गया था। अगली सुबह सभी लोग अब बंकर से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि उनका सेफ हाउस उन वॉचर्स ने पूरी तरह तबाह कर दिया है और आज के दिन उन्हें लाजमी इस जंगल से निकलना होगा, वरना ये लोग मारे जाएंगे क्योंकि रात को अब उनके पास छिपने के लिए कमरा भी नहीं बचाता। ये लोग अब यहाँ जंगल से निकलने के रास्ते में बढ़ने लगते हैं। वो परिंदे जिनके बारे में प्रोफेसर बता रहे थे वे तो शाम को उड़ने वाले थे, लेकिन उन्हें शाम होने से पहले जंगल से बाहर निकलना था। इसलिए मीना अपने पास मौजूद पैरट को आज़ाद कर देती है। जिस डायरेक्शन में वह उड़ता है उसी डायरेक्शन में ये लोग चलने लग जाते हैं। चलते हुए रास्ते में ही उन्हें एक कब्र मिली। उस कब्र को देखकर बताती है कि एक वक्त था जब ये लोग इंसानों के साथ रहते थे, लेकिन इंसानों ने उनके साथ बहुत बुरा किया, धोखा किया और उन्हें यहाँ जंगलों में फंसाकर खुद चले गए। कई घंटे सफ़र करने के बाद ये लोग एक नदी के पास पहुँच गए। वहाँ उन्हें प्रोफेसर का एक बोट मिला जिसको देखकर ये लोग बहुत खुश हुए, लेकिन उनकी खुशी अब कुछ ही देर की मेहमान थी क्योंकि अब अंधेरा हो चुका था और वॉचर्स के आने का वक्त हो गया था। उससे पहले कि ये लोग डॉक्टर मार्टिन की बोट में बैठकर यहाँ से दूर चले जाते हैं, तभी उन्हें पीछे से किसी की आवाज़ आई। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वो कियारा का हस्बैंड था जो मदद के लिए चिल्ला रहा था। वो बहुत ही जख्मी हालत में था। बाकी सब बोट में बैठ चुके थे, इसलिए डैनियल अकेला उसकी मदद के लिए गया। डैनियल कियारा के हस्बैंड को खींचकर बोट की तरफ लाने लगा, लेकिन तभी ये लोग बोट से देखते हैं कि डैनियल जिसकी मदद करने गया वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक वॉचर है जिसने उनके सामने ही डैनियल का रूप ले लिया। वो लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। अब उस वॉचर ने डैनियल को मार दिया। उन्हें इस बात का पता था कि वॉचर्स इस नदी को पार नहीं कर सकते हैं और फाइनली ये लोग खुद इस नदी को पार करके शहर तक पहुंच जाते हैं। और कहानी में असल ट्विस्ट इसके बाद आया। शहर पहुंचने के बाद वो मेडलिन, ये तीनों अलग ने कियारा का रूप ले रखा था। कियारा जैसे ही घर के अंदर आई तभी मेडलिन ने कियारा के हस्बैंड के रूप में बदलकर उसे बेहोश कर दिया। मीना ने मेडलिन से कहा, आखिर तुम चाहती क्या हो? जिस पर मेडलिन गुस्से में आकर कहा, मैं फेरिस की सबसे अलग मखलूक हूँ। मेरे सभी साथी बचपन से मुझे चिढ़ाते थे। वो मुझे अपने साथ नहीं रहने देते क्योंकि मैं सबसे अलग थी। मैं उस जंगल में अकेली पड़ चुकी थी और मैं उस जंगल से निकलकर बाहर लोगों के साथ मिलकर रहना चाहती थी। फिर एक दिन प्रोफेसर उस जंगल में आया। उसने मुझे पिंजरे में कैद कर लिया। उसने मुझसे कहा कि अगर मैं उसकी वाइफ का रूप ले लूँ तो वह मुझे जंगल से बाहर ले जाएगा। मैंने उसकी बात मान ली। प्रोफेसर ने मुझे मेडलिन की सारी बातें सिखाई और बाद में उस धोखेबाज प्रोफेसर ने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले कि वो मुझे मारने की बातें है पाता, मैंने उसे ही मार डाला। तुम इंसान कभी भी भरोसे के लायक नहीं थे और ना ही रहोगे। अब तुम भी मेरी सच्चाई जान चुकी हो, इसलिए तुम्हें भी मरना होगा और तुम्हें मारने के बाद मैं तुम्हारे रूप में इंसानों के बीच रहूंगी। यह कहकर मेडलिन ने मीना का रूप ले लिया और उसका गला दबाकर उसे मारने लगी। तब मीना ने मेडलिन से कहा कि क्या प्रोफेसर ने तुमसे यह नहीं कहा कि तुम क्यों दिन में निकल सकती हो? असल में तुम हाइब्रिड हो, आंधी इंसान और आंधी फेरी, इसलिए तुम इंसानों और फेरिस के बीच हो रह सकती हो। मुझे पता है कि दुनिया में अकेला रहना कैसा होता है, लेकिन तुम अकेली हाफलिंग नहीं हो। तुम्हारे जैसे और भी हाफलिंग हैं
जो किसी न किसी रूप में इंसानों के बीच रह रहे हैं। इस सच्चाई का पता चलते ही मैडलेन का शरीर अचानक अपने असली रूप में आने लगा। देखते ही देखते उसके पंख निकल आए, जिसके बाद वो मीना को यहीं पर छोड़कर यहाँ से उड़ जाती है। इसके बाद कुछ हफ्तों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मीना अपनी सिस्टर के साथ रहने लगी है। उसने अपनी सिस्टर को बताया कि शायद वो फेरी अभी भी मेरा पीछा कर रही है। तब मीना की सिस्टर उसे कहती है कि तुम डरो मत, ऐसा कुछ नहीं है। और कहानी के एंड में हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो कि उस वक्त मीना के घर के नीचे खड़ी थी। ये कोई और नहीं बल्कि मैडलेन थी, जो अब उनके दुनिया में उस रूप में रही है। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये 7 हदी के भय जो हलेजार के भात कर घर को साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।